आज PI की प्राइवेटाइजेशन का दिन है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये ट्रांजैक्शन होने जा रही है। कंपटीशन होगा, जो सबसे ज्यादा बोली देगा उसको ये अवार्ड किया जाएगा। अगर ये कामयाब तरीके से ये बोली हो गई तो देन प्राइवेटाइजेशन विल जस्ट टेक ऑफ। लोकल इन्वेस्टर्स आगे आएंगे तो बाकी फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और बाकी सब लोग भी आएंगे। जो भी टीम जीतेगी, जीत पाकिस्तान। देखें, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है खर्चे कम करने की। जो फर्टिलाइजर कंपनीज मारी गैस से गैस लेती हैं उनके ऊपर एक्साइज टैक्स लगाना चाहिए। एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट एंड गोइंग टुवर्ड्स रिटेलर्स फॉर इंस्टेंस, ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी टैक्स को इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। अब कोई तरीका नहीं रह गया बिजली और गैस सस्ती करने के, वहां सिवाय कि आप निचकारी करें। सारे मसलों की जड़ NFC अवार्ड है, वो हल नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। एक साल के अरसे के बाद जो दोबारा कोशिश की हुकूमत ने एयरलाइन को प्राइवेटाइज़ करने की, तो आज उसको कामयाबी हुई। आज थोड़ी देर पहले ही सब ने जो बिडिंग का प्रोसेस था उसको लाइव देखा टेलीविज़न चैनल्स पर। 3 कंपनियों ने आज सुबह तक हमें बताया गया था कि हिस्सा लिया था। उनमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम था, लकी सीमेंट कंसोर्शियम था और एयर ब्लू ग्रुप शामिल था। जैसे ही बिडिंग का आगाज़ हुआ तो जो एयर ब्लू की बिड थी वो इतनी कम थी कि फिर जो हुकूमत की रिज़र्व प्राइस थी उसके हवाले से सिर्फ 2 ने ही जो है क्वालिफाई किया, आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट। उसके बाद ओपन बिडिंग हुई इन दोनों में और इवेंचुअली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर PIA जो है उसके 75% यानी कि 75% शेयर्स जो हैं वो ख़रीद लिए। लकी कंसोर्शियम जो है उन्होंने 134 अरब रुपए जो हैं वो ऑफ़र किए थे और वो जो थे बिड हार गए। ये जो बिड प्रोसेस है आज का, इसमें बताया ये जा रहा है कि ये 75% जो शेयर्स हैं ये जो जीती है कंपनी वो ख़रीद लेगी और बाकी भी 25% शेयर उनको ख़रीदने के लिए वक्त दिया जाएगा। अहम बात इसमें ये है, गालिबन शायद इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतनी दिलचस्पी भी ली बिडर्स ने, वो इसीलिए थी कि इसमें ज़्यादातर जो रकम है जो बिड की गई है, कहा जा रहा है कि ये री इन्वेस्ट ही की जाएगी एयरलाइंस में। तकरीबन 7.5% जो है वो रकम हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी और ये भी इसमें शर्त है कि अगले 5 सालों के दौरान 80 अरब रुपए जो है उसकी सरमायाकारी भी करनी पड़ेगी जो कंसोर्शियम है। आज इस बिडिंग प्रोसेस से पहले ऑब्वियसली काबीना का इजलास भी हुआ, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने इसी हवाले से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज हम कामयाब रहते हैं और PIA को प्राइवेटाइज़ कर लेते हैं तो फिर जो ओवरऑल एक निजकारी का अमल है वो टेक ऑफ कर जाएगा। यही बात और भी काबीना के लोगों ने कही। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आज मुकामी जो सरमायाकारी है अगर वो होगी तो फिर आने वाले दिनों में जो बैरूनी सरमायाकार है वो भी दिलचस्पी लेंगे। उन्होंने कहा जो भी जीते जीत पाकिस्तान की होगी। इसी तरह मोहम्मद अली साहब जो प्राइवेटाइजेशन को देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी कहा कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है और ऐसे इदारों की निजकारी के बगैर जो मुल्क है वो आगे बढ़ नहीं सकता। ये भी याद करवाना ज़रूरी है कि साल पहले भी कोशिश हुई थी निजकारी की और वो हम कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो गई थी। सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। शायद खाकान अब्बासी साहब, ऑब्वियसली ये दूसरी कोशिश थी। पहली कोशिश तो इतनी हम कह सकते हैं बुरी तरह फेल हुई क्योंकि उसमें एक ही बिडर थे जो सामने आए, उनकी बिड भी बहुत लो थी और वो तो प्लॉट्स ऑफर कर रहे थे, उनके पास कैश भी नहीं थी कि लोगों को उस वक्त लग रहा था कि मजाक ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल में द एक्सपेक्टेशंस दिस टाइम इन अ वे वर लोअर बिकॉज जिससे बेहतर करना था वो बहुत एक बुरा अमल रहा। आप इत्तेफाक करेंगे और वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये इतना ही अच्छा जाएगा इस दफ़े, क्योंकि काफ़ी अच्छी कीमत मिली है हुकूमत को? जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, पिछली दफ़ा उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 85 अरब प्राइस रखी थी उन्होंने। अच्छा, उसमें से कितना री इन्वेस्ट होना था मुझे उसका इल्म नहीं है। वो ट्रांजैक्शन असल में वो ट्रांजैक्शन ठीक नहीं थी जी। उसमें कहते हैं कि इनकी शराइत हुकूमत की बहुत ख़राब थी, शराइत बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा उन पर आपने
बोझ डाल रहे थे जो इन्वेस्ट कर रहा था, तकरीबन 220 अरब के करीब लाइबिलिटी उसने लेनी थी जी। अब जो बिड है इस वक्त, जो बिड अभी 135 अरब की, मुझे पता नहीं है, तकरीबन 135 अरब आपने बताया, इसमें से जो हुकूमत को मिलेगा वो कोई 25 से 30% अगर वो पूरा खरीदते हैं, ठीक, 25 से 30% हुकूमत को मिलेगा ऑफ द 135। ये मेरी असेसमेंट है, तो 2, 4, 5 अरब आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद तो बाकी कंपनी में वापस चला जाएगा, उनको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा पीआईए को बेहतर करने के लिए। वो री इन्वेस्ट करें या ना करें उनकी मर्जी है, कंपनी में पैसा रख भी सकते हैं। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि बाकी वो वापस मतलब कि ये उनकी मर्जी है कि वो पीआईए में इन्वेस्ट करें या बाकी किसी और अपनी कंपनी में? वो तो वापस कंपनी में जाएगा ना। ठीक है, तो कंपनी जो मर्जी करे, अब हुकूमत का उसमें हिस्सा निकल गया तो हुकूमत को अपने ये 25-30 अरब मिल जाएगा, और 115 से 120 अरब की लाइबिलिटी भी बायर ले रहा है, वो मीडियम टू शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन है। ये मैं इससे खुश इसलिए हूँ कि कम से कम पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ये हुकूमत पे हमेशा बोझ रहा है। मैं 99 तक पीआईए का चेयरमैन था। उस वक्त पीआईए पे कोई एक पैसे का पीआईए हुकूमत पे बोझ नहीं था। यू आर टॉकिंग अबाउट जो नवाज शरीफ साहब की दूसरी टर्म, पहली जी दूसरी टर्म 99 तक कोई गारंटी हुकूमत की नहीं थी, कोई लोन हुकूमत का नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, और मैंने उनको भी उस वक्त भी कहा था प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो ये नुकसान पे नुकसान होता जाएगा। उस वक्त से लेकर आज तक मेरा ख्याल है कोई 5 अरब डॉलर का शायद नुकसान हो चुका है। सर मैं आस्क कि अगर उस वक्त बिल्कुल नहीं था तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि इतना नुकसान हो गया? कंपटीशन आ गया। अच्छा, उस वक्त नहीं था? उस वक्त ये कंपटीशन नहीं था, एमिरेट्स वगैरह ये सब एयरलाइंस नहीं थी, तो पीआईए जो फेयर जो उसके पास थे, एक मोनोपोली की थी। और उस वक्त एयर ट्रैवल भी ज़रा डिफरेंट किस्म का था, हाई यील्ड आपको मिल जाती थी, तो वो आप करते रहे, लेकिन नुकसान आपका बढ़ता गया। तो ये तकरीबन मेरा हो सकता है मेरा ज़ाती ख्याल है 5 अरब डॉलर के करीब नुकसान है पीआईए का। बट वो तो सर अब काफ़ी हद तक हुकूमत ने अलग कर दिया है ना, नुकसान तो हैज़ नॉट बीन पास्ड ऑन टू द बिडर्स। नहीं, उसमें से बताया ना 115 से 120 अरब रुपया जाएगा, लेकिन बाकी तो हुकूमत के खाते में चला गया। जी बिल्कुल, जो भी नुकसान है। बट डू यू थिंक सर कि अब इतना पोटेंशियल है कि ये जो हम बात बार बार करते हैं, यू नो हर कोई जिक्र करता है उस ज़माने का जब पीआईए बहुत अच्छा एक अच्छी एयरलाइन होती थी, कि अब अगर प्राइवेट हैंड्स में ये चली जाएगी तो फिर हम वो गोल्डन पीरियड नहीं तो एक अच्छा पीरियड पीआईए का देख सकते हैं? देखो, गोल्डन पीरियड हम उसको कहते हैं जब कोई कंपटीशन नहीं था, जब किराए बहुत ज़्यादा थे, खर्चे बहुत कम थे। अच्छा, तो कोई कमर्शियली ये ऑपरेट नहीं करती थी, यानी जब कंपटीशन ही नहीं है तो आप जो मुंह मांगे खर्चे लेते थे, खर्चा आपका पूरा हो जाता था, बाकी पैसे बच जाते थे। तो अब वो कैफियत नहीं है। ठीक, अब डोमेस्टिक मुल्क के अंदर भी कंपटीशन है और मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिल्कुल। तो एयरलाइन मुश्किल काम है, ख़ासतौर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। ओके, और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी रेगुलेशन जो है वो सतह की नहीं है। हमारे मुल्क का जो मार्केट में जो उसका मुकाम है, जो परसेप्शन है, यानी बस ये देख लें कि आपकी सबसे महंगी लीज़ पाकिस्तान में होती है, सबसे महंगी इंश्योरेंस पाकिस्तान की है, सबसे महंगा पैसा पाकिस्तान में अगर आप कोई काम करें तो मिलता है, क्योंकि हमारी मार्केट कंडीशन इस किस्म की हैं। तो इसलिए मुश्किल है ये काम करना। फिर अब मार्केट में एक हद तक ही कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत छोटी है। तो कस्टमर्स बेस की जी, उसमें अब ये 3 एयरलाइंस ऑपरेट कर ली हैं, एक सस्पेंडेड इस वक्त, पीआईए चौथी एयरलाइन है। तो ये 5 अगर 3 ऑपरेट कर रही हैं, पीआईए चौथा ऑपरेट कर रहा है, एक सस्पेंडेड, ये 5 एयरलाइन मौजूद हैं। इसके अलावा कराची एयर आ रहा है और पंजाब भी एयरलाइन बनाने का सोच रहा है। हालांकि बेहतर होता पंजाब भी ख़रीद लेता तो ये सारी मुसीबत से बच जाते। तो
इतनी मार्केट नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा, और सर ये जो अब ऑब्वियसली आज क्योंकि हुकूमत का फोकस जो था इन सही तौर पे इस बात पे था कि इतने तकरीबन कोई 20 सालों के बाद कोई हो रही है इस वक्त प्राइवेटाइजेशन। मेरे ख्याल में आखिरी दफ़े जो हमने कामयाबी से प्राइवेटाइजेशन की वो मुशर्रफ के दौर में थी, उसके बाद तो फिर मोर और लेस प्रोसेस हैज़ बीन स्टॉल्ड। तो आज जो इतना बड़ा प्राइवेटाइज तो हो ही गई है, डू यू थिंक इसके बाद अब हुकूमत में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मार्केट में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि और प्राइवेटाइजेशन हो पाएगी? नहीं, आप मार्केट में जाएं, प्राइवेटाइज करें, हर प्राइवेटाइजेशन कामयाब होती है, चाहे आपको 1 रुपया मिले या 100 अरब मिले। तो सर हम तो नहीं कर पाए ना, मैं तो उस पर बात कर रही हूँ कि हम रह कुछ नहीं गया ना। पाकिस्तान में क्या रह गया, सिर्फ आपके डिस्कोज रह गए, ये रेलवे है या डिस्कोज है, ये 2 बड़ी चीज़ें हैं इस वक्त। स्टील मिल खुद ही बंद हो गया है तो प्राइवेटाइज ही हो गया किस्म का। नहीं तो उसका जो स्टाफ वगैरह है और बहुत कम बोझ रह गया। अच्छा। वो आपने पे ऑफ कर दिया उनको। ठीक है, मेरे ख्याल साल का आपको शायद 2-3 अरब या इतनी रकम चाहिए होती है। तो सर वो लिस्टें जो बनती हैं प्राइवेटाइजेशन की उसमें तो बहुत कुछ होता है, आप कह रहे हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। ये तो सर वो लिस्टें बनती रहती हैं, मैं बड़ी चीज़ों की गुजारिश कर रहा हूँ। ये आपके डिस्कोज हैं जी सर, मतलब कि मेजर एक्सपेंस तो गालबन अब डिस्कोस का नहीं, वो तकरीबन एक पता नहीं रकम सही क्या है, कुछ 600 अरब कहते हैं, कुछ 700 कहते हैं, कोई 1000 अरब साल का नुकसान कर रही हैं, तो वो हैं, आप उनको प्राइवेटाइज करते रहें। बाकी छोटे इदारे हैं वो प्राइवेटाइज कर लें। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। सर क्या डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना इतना आसान होगा जितना गालबन पीआईए, नॉट दैट पीआईए वो नहीं, डिस्कोस में भी आपको बेहतर देखें। प्राइवेटाइजिंग का तरीका हमेशा ये रहा है कि आप ये कहते हैं कितने पैसे देंगे। ये जो सिस्टम है मेरी समझ से कम बाहर है। इससे क्या हासिल होता है, कौन सा वाला इतने पैसे देंगे, फिर मैं इतने आपको वापस कर दूंगा, इतने मैं रख लूंगा, फिर आपको दूसरे हिस्से में बेचूंगा, तीसरे हिस्से में बेचूंगा। सीधी प्राइवेटाइजेशन करें ताकि वैल्यू पता लगे कि है क्या। तो बहरहाल ये हुकूमत की अपनी मर्जी है, तो डिस्कोस को प्राइवेटाइज जितनी जल्दी कर दें तो बेहतर है। बट सर वही तो मैं अब समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों हमें इतना वक्त क्यों लगता है कि जैसे 20 सालों के बाद आज पहली प्राइवेटाइजेशन हो रही है डिस्कोस का। क्योंकि आपने जिक्र किया, जो हमने आखिरी इंटरव्यू किया था वैस लगारी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी एंड ईयर तक हम डिस्कोस को भी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्रोग्रेस हो सके। व्हाट टेक्स अस सो लॉन्ग? फैसला करने में ज़रा मुश्किल होती है हुकूमत के लिए, हुकूमत को लिए। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, प्राइस क्या होगी, फिर उसके बाद रेगुलेशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि बिजली तो एक बुनियादी चीज़ है ना हर शहरी के ज़िंदगी में। तो उसको अगर आप प्राइवेट हैंड में, हालांकि हमारे पास एक तजर्बा है, उसे कुछ लोग कामयाब समझते हैं, कुछ नाकाम समझते हैं। मैं कामयाब समझता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक का है। हमारी रेगुलेशन पुअर है। जो सबसे बड़ा मसला आपका है, पुअर क्या सर, नॉन एग्जिस्टेंट ही है जी। तो वो रेगुलेशन अगर आप बेहतर कर लें तो आप बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। तो अगर ये, इसलिए मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन की जो सबसे बड़ी रुकावट है पावर सेक्टर की, वो यही है कि आपकी रेगुलेशन ठीक नहीं है। बट सर अगर हम पावर सेक्टर की ही बात करें तो उसके अंदर मतलब कि हुकूमत के पास होने के बावजूद कोई कंज्यूमर्स का तो भला नहीं हुआ है, क्योंकि हर किस्म का लोड जो है, मतलब टैक्सेस जो हैं वो डाले हुए हैं जिसके ऊपर, और फिर बाद में जो ओवर बिलिंग के हवाले से इल्ज़ामात लगते हैं कि सब डिस्कोज ओवर बिल कर लेते हैं अपने और वो पूरे करने के लिए। तो आई मीन ये जो आप बात करते हैं रेगुलेशन की, माय क्वेश्चन इज कि जो हुकूमत खुद चला रही है उसमें कौन सा वो कस्टमर्स को फ्लीस नहीं कर लेते या कंज्यूमर्स को? न सिर्फ आवाम का भला नहीं हो रहा, कंज्यूमर भी नुकसान उठा रहा है और हुकूमत खुद बहुत नुकसान उठा रही है। तो यानी कि आप कहते हैं कि रेगुलेशन ना भी हो, हुकूमत का नुकसान तो कम हो जाए? नहीं, रेगुलेशन नहीं होगी तो प्राइवेटाइज नहीं कर पाएंगे, फिर इन्वेस्टर नहीं आएगा। रेगुलेशन को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और उसको बड़ा प्रोएक्टिव रेगुलेशन होनी चाहिए कि जो आप एक सज़ा के तौर पर रेगुलेशन करते हैं ना कि तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगा। हमारी सारी रेगुलेशन इस पे बेस्ड है कि मैं क्या सज़ा आपको दे सकता हूँ। इस तरह रेगुलेशन नहीं होती, रेगुलेशन सपोर्टिव होती है, प्रोएक्टिव होती है। अच्छा सर, क्या ये जो बिकॉज ऑब्वियसली जब पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश हुई थी तो एक उम्मीद भी थी और इस पे बात भी होती थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएंगे
which never happened. Do you think कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो नहीं आई है, इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी नहीं ली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे पास रेगुलेशन नहीं है? पीआईए को भी सिर्फ लोकल कंपनीज थी जिन्होंने दिलचस्पी ली। रेगुलेशन का इशू भी है और आपके जो रूल ऑफ लॉ है, कई क्वेश्चन हैं। इन्वेस्टर पाकिस्तान में इसलिए नहीं आता, बुनियादी तौर पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये बात IMF ने रिपोर्ट में बड़ी क्लैरिटी से लिखी है कि जब तक आपके मुल्क में कॉन्फिडेंस नहीं होगा जुडिशल सिस्टम पे, उनकी परफॉर्मेंस पे और उनकी इंटेग्रिटी पे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आती। तो यानी कि कुछ रेगुलेशन का, क्योंकि एविएशन हेवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो उसमें रेगुलेशन का भी इशू है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन पीआईए की हो भी गई है, तो इसके बाद बाहर से हमें इन्वेस्टमेंट की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? नहीं, उम्मीद तो ज़रूर करें, लेकिन किस सेक्टर में आएगी इन्वेस्टमेंट? सर SIFC बनी थी, मतलब कि हमने तो G2G के लिए बनी थी ना। अच्छा, वो अब फैसिलिटेशन कर रही है। तो G2G इन्वेस्टमेंट, देखिए मैं आपको, इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए और उसको रेगुलेशन ठीक चाहिए और रूल ऑफ लॉ चाहिए। ये तीन बुनियादी सर फिर तो मैं ना ही समझा। नहीं, फिर इसको आप दुरुस्त करें ना। अब जो SIFC के चेयरमैन, उन्होंने भी PBC की मीटिंग में यही बात कही है कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी ही नहीं है। तो उसमें उन्होंने FBR का भी जिक्र किया कि ये नहीं पता टैक्स क्या लगेगा, और तो मैं आज कारोबार कर रहा हूँ, कल टैक्स कुछ और लग जाएगा। हाँ, नहीं, और वो फिर 6 महीने के बाद फिर, क्योंकि मतलब एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आती। या इन्वेस्टमेंट आप देख लें किन ममालिक में जाती है। सर वेरी क्विकली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब क्या, क्योंकि ये तो एविएशन का आप कह सकते हैं ना, एक तरफ पीआईए था, दूसरी तरफ में हमें एयरपोर्ट्स का भी बहुत सुनने को मिलता था कि उनकी भी प्राइवेटाइजेशन या उनको लीज करना है। डू यू थिंक अब उसमें भी हमें कोई मूवमेंट नजर आएगी? बिकॉज वो भी बात तो होती रही, बट अभी तक कुछ नजर नहीं आया उस पर। देखिए, वो तो मुल्क के अंदर तो नहीं है लोग जो एयरपोर्ट ऑपरेट कर सके, मुल्क से बाहर से कोई आएगा नहीं। बट सर वो उस पे हुकूमत काम तो कर रही थी ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। क्या हुआ फिर उसका? हमें दुबई का और ये सारे इश्यूज आएंगे ना। अब देखिए, आप एयरपोर्ट पे ट्रैफिक आएगा तो एयरपोर्ट की रेवेन्यू बढ़ेगा। तो उसके लिए अगर आप दूसरे मुल्क ममालिक को राइट्स देंगे या मुल्क के अंदर नई कंपनीज आएंगी तो ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर रखनी पड़ती हैं। प्राइवेटाइजेशन मैं ये समझता हूँ, आप मदीना की प्राइवेटाइजेशन हुई है, मदीना एयरपोर्ट की कामयाब प्राइवेटाइजेशन है। अच्छा। उसको वो मॉडल फॉलो करें तो कुछ हो जाएगा। फिर हम सिक्योरिटी का इशू, हर चीज़ में हमारा वो एक एंगल भी होता है, उससे भी मामला रुक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अदलिया के हवाले से तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस है, और साथ में जिक्र करेंगे जो इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 में फैसला आया। हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की थी कि कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंसील किया था कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी की तमाम कार्रवाई थी उसको मुअत्तल कर दिया था। उन्होंने जो तारिक जहांगीर साहब की एडमिसी कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया था उसको भी मुअत्तल कर दिया था। कानूनी तौर पर जो कराची यूनिवर्सिटी की तमाम कार्रवाई थी वो आज के दिन भी मुअत्तल है। 7 करोड़ के गिफ्ट की कीमत 13 लाख रुपए लगाना, ये तो कोई मजाक है। ये जो सजा दी गई है 10 साल की एक और 7 साल की एक, टोटल 17 ईयर्स है। ये शुरू तब होगी जब 190 मिलियन पाउंड केस की सजा जो है वो सर्व कर चुके हों। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुछ अदालतों का, कुछ केसेस का। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के जो डिग्री का केस है। दिलचस्प बात ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट जो है उन्होंने कुछ अरसा पहले ही एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था, जब कराची यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो मनसूख कर दी गई है। पिछले दिनों में जब दोबारा हियरिंग हुई, उन्होंने इस स्टे को एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद दोबारा इस केस की समाअत करेंगे। मगर ये स्टे ऑर्डर जो था, इसके होने के बावजूद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला सुना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी फैसला किया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो जाली है।
या इनवैलिड है, जिसके बाद उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को ये कहा कि जहांगीरी साहब जो है वो अब जज नहीं रह सकते, और हुकूमत ने इतनी जल्दी और तेज़ी से काम किया कि जहांगीरी साहब को हटाने का नोटिफिकेशन भी उसी दिन जारी हो गया। अब ये दो मुख्तलिफ कोर्ट्स के जो दो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं, इनको हम किस तरह देखें, इस पर बात करेंगे, और उसके साथ साथ जिक्र करेंगे इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी का, जिनको ये हफ्ते के रोज़ सुनाई गई एक दफ़े फिर तनख्वाह माफ़ करिएगा सज़ा तोशाखाना 2 केस में। ये जो केस था इसमें सज़ा तो एक्सपेक्टेड ही थी, मगर जिस तेज़ी से हम कह सकते हैं कि वो सैटरडे को हियरिंग हुई और सज़ा सुनाई गई, वो ज़रा समझने की हम कोशिश करेंगे। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, सहाफ़ी हैं जी, ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया आबिद ज़ुबैरी साहब ने, ये साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार और मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ज़रा अब ये हमें समझाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला हो गया, जहांगीर साहब को घर भेज दिया, बाद में हमें पता चल रहा है कि वो कराची वाले तो वो केस ऐसे चला रहे हैं जैसे इस्लामाबाद में कुछ हुआ नहीं। हाउ डज़ दिस वर्क? बस ये जो इस्लामाबाद में जब केस चल रहा था तो जो जस्टिस जहांगीरी के वकील हैं उन्होंने बार बार कहा और रिटन ऑर्डर पढ़ाया सलाउद्दीन साहब ने कि इस पे सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, और इस वक्त जो कराची यूनिवर्सिटी का जो डिक्लेरेशन था कि इनकी डिग्री कैंसिल की जा रही है वो फील्ड में ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आपने सारा कुछ करना है, और उन्होंने कर दिया। और उसके बाद भी जो हेयरिंग हुई है, सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि उसकी जो हम तो सुनेंगे अभी मामला स्टे जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो बड़ा हैरान कुन फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, और उसमें इतने फ्लॉज हैं, मेरा ख्याल में एक तो ये है और भी बहुत सारे हैं कि जिसकी वजह से ये वफाकी आईनी अदालत में जब भी ये केस लगेगा, सुना जाएगा, जब भी फैसला होगा, ये जहांगीरी साहब के हक में ही फैसला होना ही होना है, उससे निकल ही नहीं सकते। ये वफाकी आईनी जो अदालत है, आपको कॉन्फिडेंट है कि उसमें से भी ये फैसला नहीं? वफाकी आईनी अदालत ज्यादा से ज्यादा इस केस में ये कर सकती है कि इसको लटका दे, पड़ा रहे साल, सही, सुने ही ना। लेकिन जिस दिन उनको उन्होंने फैसला करना है ना, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि वो कोई और फैसला जब कर दें। तो इसलिए आप अब जी बात करें आबिद ज़ुबैरी साहब। सर ऑब्वियसली आप इस पे कमेंट करेंगे, बट मैं उससे पहले सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमें समझाएं कि जब कोई कि यहाँ लीगल प्रिंसिपल क्या है सर, कि एक हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे रहा है जिसके अंदर एक दूसरे हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो नज़रअंदाज कर देता है। इज़ दिस नॉर्मल? ये क्या नॉर्मल प्रैक्टिस है, जुडिशल प्रेसिडेंट, या क्या इधर रवायत क्या है सर? क्या ऐसे केस में जब एक दूसरा फैसला दूसरे हाई कोर्ट का हो तो एक हाई कोर्ट उसको कैसे ट्रीट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो एक प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि एक इशू जो उसके सामने, यहाँ तो देखिए एक इस्लामाबाद में एक वो वारंटी पिटीशन मियां दाऊद ने फाइल की है, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने डॉन से कोई रिपोर्ट छपी थी इनकी डिग्री के बारे में, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये पिटीशन फाइल की कि वो आके जस्टिफाई करें कि इनकी डिग्री सही है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर तो आपको याद है एक पिटीशन हुई थी, जो एक उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज थे, एक बेंच थी, उन्होंने उसके अंदर स्टे वेकेट कर दिया था, और वो बड़ी उसमें बड़ी गरम बहस भी हुई थी, नारेबाजी भी हुई बाद में, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज थे जो इस वक्त अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हैं। उन्होंने उसको वेकेट कर दिया। उसको जैसे ही वेकेट किया, कराची यूनिवर्सिटी ने इनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया। वो दोबारा से पिटीशन दाखिल हुई, उसमें चैलेंज हुआ कि ये डिग्री कैसे उन्होंने कैंसिल कर दी। उसको हुक्म इंतनाई, उसको सस्पेंड कर दिया और ऑर्डर। दैट मीन वो कैंसिलेशन ऑफ डिग्री का जो मामला था वो सस्पेंड हो गया, कि मतलब वो डिग्री उनकी वैलिड है, मतलब कि जब तक फैसला ना हो कि आया पिटीशन उनकी मेंटेनेबल है, पिटीशन अलाउ होती है, डिसमिस होती है। तो लेकिन इस वक्त एक फैसला था जिसमें वो डिग्री हुक्म इम्तनाई मौजूद है, यानी स्टे ऑर्डर मौजूद है सस्पेंशन का, जिसके अंदर तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो वारंट ऑफ पिटीशन, जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन, एक नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन को कहते हैं कि जी आप बताएं आपके पास जो ये डिग्री है जिसकी बेसिस आप जज बने हुए, वो सही है या गलत है। इट्स दैट पिटीशन। जब अभी वो डिग्री का मामला ही पेंडिंग है सब जुडिस एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में, जहाँ कराची यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर मौजूद है, सिंध के अंदर वो
اس کے اندر وہ سندھ کی جورسڈکشن میں آتی ہے, سندھ کے اندر, اس کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اندر اسٹے دیا ہوا ہے. تو یہ کیسے انہوں نے, پہلی بات تو ان کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا, یا اس کو روک دینا چاہیے تھا جب تک وہاں فیصلہ نہ ہو جاتا. لیکن اسلام آباد کا تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے نا, وہاں تو آپ کو پتہ ہے یہ ججز لائے اس لیے گئے کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں, اور یہاں سے تو ان کو ریلیف مل نہیں رہی تھی, ان کا ڈگری کو انہوں نے ہولڈ کیا تو انہوں نے وہاں سے وہ لے لی. اور دیکھیے وہی جج ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا جب ان کا سپریم کورٹ میں انہوں نے اس پٹیشن کو سنتے ہوئے, کوئی اس میں نہ پٹیشنر کا وکیل موجود تھا نہ کچھ, انہوں نے ان جج کو, جسٹس جہانگیر کو کام کرنے سے روک دیا تھا. ہم لوگ سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کیا کیونکہ لارجر بینچ کا فیصلہ تھا کہ اس کے اندر آپ کسی ایک جج دوسرے جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بینچ بنائی اور پھر وہ کیس سنا, اور ان کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اس طرح سے دیکھیں پروپرائٹی ڈیمانڈ کے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کے اندر وہ ڈگری, دیکھیں اس میں ایشو کیا ہے. بات پہلے بھی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی ایشو کہ جی ڈگری یا تو جعلی ہے یا اصلی ہے. ایک انہوں کا جی انویلڈ ہے ڈگری. بھائی انویلڈ کیسے جی؟ وہ اپیرنٹلی سنا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں میاں داؤد, وہ کہتے ہیں کہ جی LLB کا پارٹ 1 پارٹ 2 میں وہ یہ تھے ہی نہیں, ان کے باپ کے نام میں فرق ہے. دیکھیے میں اور آپ جس, دیکھیے شکر ہے میں اور آپ ایک ایسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, میری تو ڈگری تو ویریفائی بھی ہوئی تھی جب میں پاکستان بار کا ممبر بنا تھا. یہ کوئی لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے, لیکن دیکھیں ہماری باہر کی ڈگری کا ایشو نہیں ہے, وہ تو ویریفائی. میرے اور آپ کی ڈگری تو آئی ایم شیور ویلڈ ہے جو میں آپ ہی کی انسٹیٹیوشن کے پڑھے ہوئے. تو لیکن یہاں جو دیکھیں اب 40 سال پرانا ریکارڈ, وہ ریکارڈ میری کسٹڈی میں تو نہیں ہوتا نا. پہلی بات یہ دیکھنا تھا کہ وہ ریکارڈ 40 سال پرانا انہوں نے مینٹین کیا تھا. اگر کوئی اس پہ کوئی چینجز کرنا چاہے وہ میں آپ تو نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جس طرح کا پریشر تھا کراچی یونیورسٹی سے, وہاں سے ایک بندہ بھی غائب, آپ کو یاد ہے ایک بندہ بھی غائب ہو گیا تھا ان کا, وہ بعد میں ملا. جی بالکل. تو ڈاکٹر جو مجھے یاد نہیں, ثاقب صاحب شاید بہتر جانتے ہیں ان کا نام, لیکن آپ دیکھیں وہ غائب ہو گیا, پھر ان کی شکلیں دیکھیں بیچاری, جس ایسا لگتا ہے پریشر میں آئے تھے. یہ سارا ریکارڈ انٹرپولیٹ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ بھی تو ایشو ہے کہ انہوں نے اس کا ریکارڈ, کیونکہ میرے اور جہانگیر صاحب آپ کی کسٹڈی میں تو نہیں تھا, اور آپ کہہ رہے انویلڈ ہے. جعلی ڈگری کلیئر نہیں کہہ رہے, ڈگری ان کو صحیح ملی ہے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے ایگزام دیا تو شاید یہ وہ نہیں تھے, یہ باپ کا نام کچھ اور, تو کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کو فارغ کرنا تھا. یہ وہ جج تھے جنہوں نے ایک ایشو اٹھا لیا تھا 5 ججوں نے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کی سزا مل رہی ہے سر ان کو. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عابد زبیری صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے. ثاقب صاحب ذرا وقت اب کم رہ گیا ہمارے پاس, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہفتے کے دن سزا اناؤنس ہوئی عمران خان صاحب کی اور ان کی بیگم کی, یہ کیس اتنا آگے پروسیڈ کر چکا تھا کہ اب ہم سزا کا انتظار کر رہے تھے؟ اٹ واز رادر ابرپٹ. کوئی یہ پلیز بتائیں کہ کیس تو آگے بڑھ چکا تھا. یہ دسمبر 2024 میں شروع ہوا تھا اور دسمبر 2025 میں فیصلہ آیا. 16 اکتوبر کو اس پہ آرگومنٹس ہو چکے تھے, کیونکہ درمیان میں 1.5 ماہ اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی تو اس لیے اس کی کوئی خبر نہیں چلی. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے, بڑا اہم ہے, اور اس میں بلکہ میں سن رہا تھا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سزا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد شروع. تو میرے لیے حیران کن ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں, وکیل بھی ہیں بلکہ, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 10 کی 10 15 20 جتنی بھی سزائیں ہیں وہ کنکرنٹ چل رہی ہوتی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہو, توشہ خانہ میں ہو, 9 مئی میں ہو, جتنی بھی سزائیں ہیں وہ ساری اکٹھی چلنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 100 سال بندے کو جیل میں ہی رکھیں گے. اگر اس حساب سے تو ڈاکٹر یاسمین راشد پھر اگلے 60 سال جیل میں رہیں گی. 6 کیسز میں 10 سال سزا ہو چکی ہے, تو یہ حیران کون ہے. دوسرا توشہ خانہ 2 کیس میں ویسے ٹرائل ٹھیک ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیئر ٹرائل نہیں مل رہا تھا, ٹرائل ٹھیک ہوا ہے اس بار. لیکن اس میں جو ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس سے لے کر جو پرائیویٹ اپریزر تھا اس میں, جس نے اس میں جو یہاں پاکستان میں جس کی قیمت لگائی تھی اس بلغوری سیٹ کی تقریباً 58 لاکھ روپیہ, تو اس درمیان میں تقریباً 8-10 لوگ انوالو تھے. توشہ خانہ سیکشن کے لوگ انوالو تھے, کسٹم ڈپارٹمنٹ کے لوگ انوالو تھے. تو یہ پوری ایک چین بنتی ہے. تو اب پرائم منسٹر سے لے کر صہیب عباسی تک درمیان میں جتنی چین ہے وہ انہوں نے نکال دی ہے, اور ان دو جو ان کو ملزم بنا دیا. تو میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے نیکسٹ جا کے کہیں اپیل میں ان کو فائدہ دے سکے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 1 سال پہلے سزا اپیل ہی نہیں لگ رہی. ان کی سزا معطل ضمانت کی درخواستیں جو نہیں لگ رہی, اور اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ جلدی ان کو جو ان کی اپیلیں لگیں گی. جب لگیں گی تو فیصلے تو تب آنے ہیں, یہ تب دیکھا جائے گا نا اس کیس میں ہے کچھ اچھا کیس بنا ہے یا نہیں بنا. وہ تو پھر سر اب جب تک سیاسی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی اپیل بھی نہیں لگے گی. جی عابد زبیری صاحب, سر یور کامنٹس. اب میرے خیال میں زیادہ تر فیصلوں میں تو اب کیسز میں فیصلے آ گئے عمران خان صاحب کے خلاف جیسے بھی آئے ہیں, اور جیسے ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اپیل کی تو گنجائش کم ہی لگتی ہے.
देखिए अभी 9 मई के ऊपर, अभी 9 मई में भी उनको ऊपर सजा उनको दिलवानी है इन्होंने। 9 मई का केस रह गया है जहाँ तक मेरे इल्म में, उसमें भी इनको शायद उम्र कैद की। मैं तो कह रहा हूँ जो अता तारड़ साहब जो बात कर रहे थे, उसका मतलब तो आप इमरान खान साहब उनकी बीवी को सजाएं मौत ही दे देते कि एक आदमी जो 73-74 साल के हैं उनके ऊपर अगर आप कह रहे हैं कि वो 190 मिलियन के 14 साल के बाद फिर ये शुरू होगी, तो इससे अच्छा है आप उनको सजाएं मौत ही दे दें। बहुत की सजा होगी ना जो ये चाह रहे हैं और जो चाहते भी हैं ये लोग। तो लेकिन आप देखिए कि शुक्र करें कि इसके अंदर देखिए इस केस को लगा ही नहीं। आप देखें अभी जैसे साकिब साहब कह रहे थे पिछली वाली, वो सस्पेंशन अपील का नंबर तो आया नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन उनकी नहीं लग रही है 1 साल से। जो इस केस में भी अपील फाइल होगी उसकी होगी सेक्शन 426 में, लेकिन वो इसलिए नहीं लगेगी कि वो चलेगी तो अगर फैसला खिलाफ भी करते हैं उसको अपहोल्ड करते हैं उस फैसले को, इसकी अपील फेडरल कोर्ट में नहीं जाएगी, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। वहां कोई चांस है कि कोई रिलीफ उनको मिल जाए, इसलिए वे मेरे ख्याल से यहाँ चलाएंगे ही नहीं इसको केस को, ताकि यहीं लटका रहे, ताकि सुप्रीम कोर्ट ना जा सके। पिछले इशू पे फेडरल कोर्ट की बात कर रहे थे कि फेडरल कोर्ट इस पे फैसला करेगी। मैं थोड़ा सा अदब के साथ इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। मैं नहीं समझता कि जी फेडरल कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ मिल सकती है। जहांगीरी साहब सर क्यों कह रहे हैं आप ये? कोर्ट भी तो स्पेशल कोर्ट ही बनाई गई है ना इन्हीं के लिए। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस जो है अपने मर्जी के जजेस के लगा के, और उसकी अपीलें जो दी गई हैं वो फेडरल कोर्ट में दे दी गई। वहां भी तो जजेस जो अभी अपनी मर्जी के फिलहाल लगे हैं सारे। जी अच्छा, तो आपको लग रहा है कि क्योंकि वो साकिब साहब आप अपना व्यू को तब्दील करना चाहेंगे जो ज़ुबैरी साहब? हो सकता है लटका दें, ये ज़ुबैरी साहब का व्यू है, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये भी हमें ज़राए से पता चली थी जो जहांगीरी साहब के करीबी ज़राए हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को उनको 5 साल पूरे हो रहे थे, तो 20 या 19 दिसंबर को उनको घर भेजने के पीछे मुझे ये वजह पता चली कि ये सबक सिखाना, ये मकसूद था कि इनको सबक सिखाना है, हमने मिसाल बनाना है कि वो पेंशन उनको ना मिल सके। उसके बाद अगर 40 डिग्री का इशू बनता है तो क्रिमिनल केस भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं जहांगीरी साहब। बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।